पहले सभी लोग जीत के आना है। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचें। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। 2024 में मोदी के सामने विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार कौन होगा? इंडिया अलायंस की दिल्ली वाली मीटिंग में इसका पहला संकेत दिखा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चला, लेकिन क्यों? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देंगे? क्या मोदी के सामने दलित नेता को मैदान में उतारा जाएगा? क्या इंडिया अलायंस ने मोदी के खिलाफ नई रणनीति बना ली है? क्या 2024 का चुनाव ओबीसी बनाम दलित होगा? जब तक इन सवालों पर चर्चा का दौर शुरू होता, जाति वाली सियासत संसद के गलियारों में गूंजने लगी। मुद्दा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ममिक्री का था, लेकिन जवाब देने आगे आए मल्लिकार्जुन खड़गे जाट का जवाब दलित से दिया। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। लोकसभा में जो हमारे नेता थे पार्टी के, हम जो घटनाएं घटी है यहाँ पर उस पर बोलना चाहते थे। मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। अब लौटकर इंडिया अलायंस की मीटिंग में चलते हैं। आखिर खड़गे का नाम मोदी को टक्कर देने के लिए उठा कैसे? अंदर हुआ क्या? आज ममता ने खुद ही बता दिया। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। लेकिन सवाल है कि अगर खड़गे के नाम के साथ महागठबंधन आगे बढ़ा तो उनके साथ कौन कौन होगा? अगर इस देश में आज़ादी के 75 साल बाद हिंदुस्तान में अगर पहली बार खड़गे जैसे एक अनुभवी नेता, एक दलित नेता, और वो हर मोर्चे पर काम करते हुए मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए हैं, अगर ऐसे नेता अगर प्रधानमंत्री देश के बनते हैं इस संकट की स्थिति में, तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। ये उनका व्यक्तिगत राय है, ये इंडिया गठबंधन की राय नहीं है। किसी के भी नाम पर सर्वानुमति ना बनी है और ये चुनाव के बाद तय हो। खड़गे जी वाली बात है तो वो कोई डिस्कशन एज सच किसी से कुछ हुआ नहीं था। कुछ लोगों ने नाम वहाँ रखा, लेकिन कोई ऐसा डिस्कशन तो कभी हम लोगों से कोई चर्चा हुई नहीं थी। और कन्वीनर वाली बात तो कभी थी ही नहीं, पिछले 3 डिस्कशन में भी नहीं थी। कांग्रेस को पहले से पता था या कांग्रेस बिल्कुल ब्लैंक थी? ये मैं नहीं कह सकता, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं इस चीज का, लेकिन हम लोगों ने पहली बार वहाँ पर ये सुना। हम लोगों से कोई चर्चा इस बात की नहीं थी। यानी मैदान में जाने से पहले ही नेता के नाम पर ही एक राय नहीं है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि मीटिंग के फौरन बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें जोर पकड़ने लगी। गुस्सा किसी और बात का था, निकल शायद कहीं और गया। सूत्र बताते हैं कि नीतीश तो तभी नाराज हो गए थे जब ममता ने खड़गे का नाम आगे किया। हो सकता है इसीलिए वो मीडिया ब्रीफिंग के लिए भी नहीं रुके। अब एनडीए के नेता चुटकी ले रहे हैं। जैसे ही खड़गे जी का नाम सामने आया होगा तो मेरे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से तिलमिलाए होंगे, और इसीलिए बैठक को छोड़कर आने की जो खबरें उनके सामने आ रही हैं वो पूर्णतः सही है। वो अपने से आगे किसी को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। वो चाहते थे कि वो संयोजक बने, वो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। अब जब उनके नाम की चर्चा तक नहीं हो रही है। गठबंधन की मीटिंग हुई नहीं कि नीतीश ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी। 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी की तरफ से कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कहीं नीतीश फिर पलटने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? जिसके पास 44 विधायक हैं, उनके नाम को कोई क्यों प्रस्तावित करेगा? तो ये नीतीश जी गलतफहमी में है। बीजेपी छोड़कर इसीलिए गए थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, संयोजक का जो पद है वो भी उनको नहीं मिल पाया। नीतीश कुमार जी को अलायंस ने कहीं का नहीं छोड़ा, न वो घर के हुए न घाट के हुए।
बिना आग के धुआं नहीं निकलता। अगर नीतीश संयोजक नहीं बने तो क्या अलायंस से बाहर हो जाएंगे? क्या वन रैंक वन कैंडिडेट वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा? अब जेडीयू की तरफ से जिस तरह के बयान आए हैं उससे लगता है नाराजगी तो है, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस मकसद के लिए सब इकट्ठा हुए, 28 दल साथ आए, क्या वो अलायंस चुनाव से पहले ही नेताओं की सियासी महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ जाएगा? यूपी सियासत के हिसाब से देश का सबसे बड़ा सूबा है। 80 लोकसभा सीटें हैं। गठबंधन के लिए बीजेपी को यहां रोकना सबसे बड़ी चुनौती होगा। सवाल है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तैयारी कितनी है? क्या बिना बीएसपी को साथ लिए बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है? कांग्रेस का प्रस्ताव है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व यूपी में चुनाव लड़े। आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी का अपना घर है, पीढ़ियों का रिश्ता है, प्रियंका जी का रिश्ता है, ये लोग आके उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ी हमारी ताकत है। क्या बीएसपी को भी इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सबका सुझाव दिया गया है। अब सुझाव राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया, निश्चित तौर से मजबूत अलायंस बने, मजबूती के साथ लड़ाई हो और कांग्रेस एक मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करेगी। कांग्रेस लीडरशिप तो चाहती है कि बीएसपी को साथ लिया जाए, क्योंकि तीन तरफा मुकाबले में हर बार बीजेपी को फायदा होता है। इसीलिए कांग्रेस कम से कम बीएसपी के साथ वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। लेकिन इंडिया अलायंस में शामिल समाजवादी पार्टी बीएसपी को किसी कीमत पर साथ नहीं लेना चाहती। अब ये मसला कैसे सुलझेगा भी या नहीं? विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस की जिम्मेदारी बैठती है चीज़ों को सही ढंग से संभाल के रखें। हमारे तो 7 विधायक तो डाका डाल के मध्य प्रदेश में ले गए, 6 डाका डाल के राजस्थान में ले गए, 3 उत्तराखंड में ले गए, तो हम तो उसमें है ही नहीं। ये क्षमता, ये पावर, ये निर्णय लेने की डिसीजन हम सब लोग तो मानेंगे ये तो कुमारी बहन मायावती जी के पास है। देखिए, बीएसपी ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है और अब तो इस हद तक हो गया है कि वो बीजेपी की बी टीम मानी जाती है। सदन में वो अभी भी साथ हैं बीजेपी के, हम सब लोग बाहर हैं। तो इन हालात में हम कैसे उनके साथ अलायंस कर सकते हैं? वो तो खुद ही नहीं चाहती। सीट कैसे बटेगी? कौन कहां लड़ेगा? कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी और अलायंस के लिए कितनी सीट छोड़ी जाएंगी? इसके लिए तैयारी शुरू है। कांग्रेस ने 5 सीनियर लीडर की कमेटी बनाई है, लेकिन यूपी समेत 6 राज्य ऐसे हैं जहां मामला फंस सकता है। साहब, मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि अलायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। सानू ये कहा गया है कि 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ है। अगर किसी तरह कांग्रेस के लिए पंजाब में केजरीवाल सीट छोड़ भी देते हैं तो वो गुजरात, गोवा, हरियाणा में कांग्रेस के कोटे की सीट मांग सकते हैं। तब कांग्रेस क्या करेगी? ये पार्टी की लीडरशिप तय करेगी कि स्टेट में किस तरीके से, किस हिसाब से इलेक्शन लड़ना है। एज ए डिसिप्लिन वॉलंटियर डिसिप्लिन आम आदमी की फोर्स के नाते पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो तय करेगी वो सभी वॉलंटियर्स को, पार्टी के सभी कैडर को मंजूर होगा। बिहार में कांग्रेस आरजेडी जेडीयू के साथ वाम दलों के साथ गठबंधन में है। यहां भी 40 सीटों से लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच सीटों के चयन को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। माना जा रहा है कि दोनों बड़े दल 15-15 सीटें लड़ सकते हैं। वहीं सीपीआई एमएल और सीपीआई ने ज्यादा सीटों पर दबाव बनाया तो कांग्रेस को 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। क्या कांग्रेस मानेगी? पश्चिम बंगाल में वामदल और ममता का एक साथ चुनाव लड़ना नामुमकिन है। ऐसे में कांग्रेस के सामने पहेली है कि क्या वो वाम दलों के साथ गठबंधन जारी रखे या टीएमसी से हाथ मिलाए, क्योंकि यहाँ दोनों दल कांग्रेस को पैर पसारने देना नहीं चाहते। ऐसे में बंगाल में कांग्रेस 5-7 सीटों से आगे बढ़ती नहीं दिख रही। कुल मिलाकर यहाँ तीनों दल 48 सीटें बराबरी से बांट सकते हैं। यानी सभी दल चाहते हैं कि गठबंधन में उनके जितने सांसद होंगे, सत्ता आने पर भागीदारी भी उतनी मिलेगी, ताकि उनकी पार्टी के पीएम के चेहरे को प्रमोट किया जाए।
कोई अपनी सीट और वोट छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे में सीट शेयरिंग पर बात कैसे बनेगी? बन भी गई तो क्या वोट ट्रांसफर हो पाएगा? इसी असमंजस और तनातनी का फायदा बीजेपी को मिल जाता है, क्योंकि वहां सीट शेयरिंग पर सहयोगी दलों के बीच ऐसे हालात नहीं हैं।